हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क बोलो या इक्विलिब्रियम बोलो या कपल बोलो, हर कुछ इसमें सारा कुछ सिमिलर है ही, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हो गए। दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स हैं। एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 7.8। एग्जाम्पल 7.8, A metal bar 70 centimeter long and 4 kg in mass is supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end. A 6 kg load is suspended at 30 centimeter from one end. Find the reactions at the knife edges. Assume the bar to be uniform cross section and homogeneous. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमें क्या दिया है? ए मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg इन मास। एक मेटल बार बना लेते हैं पहले 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह मान लो हमारा मेटल बार है, मान लो यह 70 सेंटीमीटर है। टेढ़ा नहीं करना है, सीधा बनाना है। इस तरह से, ठीक है। क्या दिया है? सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब एंड से 10 सेंटीमीटर दूर पे दो नाइफ एज है। कोई पॉइंटेड नाइफ इस तरह से है। पहला यहां पे है, दूसरा यहां पर है, ठीक है। एंड से इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर, दोनों की दूरी 10 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है? ए 6 kg लोड इज सस्पेंडेड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, किसी एक एंड से, मान लो इस एंड से 30 सेंटीमीटर। पूरे रॉड का लेंथ 70 सेंटीमीटर दिया है ना? पूरे रॉड का लेंथ 70 सेंटीमीटर दिया है, तो 30 सेंटीमीटर मतलब मिडिल से थोड़ा सा पहले इस जगह पे कहीं पे एक वेट यहां पे लटका दिया गया है, ठीक है। ठीक है, इसका सेंटर यहां पे रहा होगा कहीं पे, सेंटर से थोड़ी सी दूर पे है। फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस। रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस निकालना है, तो मतलब नाइफ एज पे क्या क्या रिएक्शन होगा। इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर से थिन पेन से मैं ड्रॉ करता हूं। यह मान लो पहला रिएक्शन है, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन यहां पर आएगा। ओके, क्वेश्चन में इतना ही दिया है। यह जो वेट है हमारे पास, यह 6 kg है, और रॉड का वेट 4 kg जो दिया है यहां पर, यह रॉड के सेंटर पे काम करेगा, इस जगह पे काम करेगा। यह कितना वेट है? 4 kg। 4 kg। मान लो यह एंड ए है, यह एंड बी है, यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, को क्या मान लें? इस पॉइंट को सी मान लो, और इस दोनों नाइफ्स को K1 और K2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन यह R1 होगा मान लिया जाए, और यह R2 होगा। क्वेश्चन पढ़ करके सबसे पहले डायग्राम बनाना है, और डायग्राम इस तरह का बन रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है, नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो एक एक करके करते चलेंगे, बहुत आसान है। हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम होना चाहिए। कौन सा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और क्या? रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और टॉर्क इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। बस इतना ही करना है। लेकिन इसमें हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए हैं। एक R1 है, एक R2 है। वेट दोनों चलो इत्तेफाक से हमें पता है, यह तो आसान है, लेकिन हर एक का पॉइंट अलग अलग है। यह यहाँ पे है,
R1 जो है ये पॉइंट K1 पे काम कर रहा है, 6 kg पॉइंट C पे काम कर रहा है, 4 kg पॉइंट G पे काम कर रहा है, R2 पॉइंट K2 पे काम कर रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स लग रही है। और कोई फोर्स लग रही है क्या? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के देख लो। Metal bar 70 centimeter long, 4 kg in mass is supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end. सब कुछ क्वेश्चन में हम लोग दे चुके हैं। 70 सेंटीमीटर लॉन्ग तो यूज कर लेंगे अभी। वेट 4 kg दे चुके हैं। नाइफ एजेस 10 सेंटीमीटर पे दो नाइफ एजेस है, ठीक है। ए 6 kg लोड इज सस्पेंडेड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, इस एंड से 30 सेंटीमीटर पे 6 kg हमने लोड को सस्पेंड कर दिया है, यह भी ठीक है। Find the reactions of the knife edges. Reactions निकालना है। Assume that the bar is uniform cross section and homogeneous. मतलब इसका, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस। इसका मतलब यह है कि हम लोग मान लेंगे इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब कुछ रॉड के सेंटर पे लाइक कर रहा है। सिमेट्रिक रॉड है हर तरीके से। चलो इतना जब बन गया है तो बस हमारे पास दो छोटे छोटे से काम है, बहुत छोटे छोटे से काम है। क्या क्या काम है वो? एक हमारा फोर्स जीरो होना चाहिए और एक हमारा टॉर्क जीरो होना चाहिए। फोर्स जीरो होने के लिए क्या करना चाहिए? एक फोर्स हमारे पास R1 है, दूसरा 6 kg है, तीसरा 4 kg है और यह चौथा R2 है। इन सब का टोटल, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो इन सब का टोटल जीरो आना चाहिए। यानी कि R1 प्लस R2 यह दोनों ऊपर की डायरेक्शन में दोनों पॉजिटिव है। ये दोनों 6 kg वेट प्लस 4 kg के बराबर होना चाहिए, जो कि क्या होगा 10 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड कर दो, क्या आता है 98 न्यूटन। R1 प्लस R2 हमें मिल जाता है 98 न्यूटन। सिंपल, कुछ भी स्पेशल नहीं किया, इसको सर्कल कर देते हूं एक बार। यह हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का आ गया। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ गया, आ गया। और तो कुछ नहीं करना था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अब हमें चाहिए क्या? रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चाहिए। रोटेशनल को ध्यान से समझना, देखो यही कॉन्सेप्ट वाली बात है। दिख रहा है ना पिक्चर? दिख रहा है। R1 जो फोर्स है यह किस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा? इस तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी G के अबाउट सारे टॉर्क्स निकालेंगे, इस पॉइंट के अबाउट सारे टॉर्क्स निकालेंगे। तो R1 हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट करवा देगा। R2 किस डायरेक्शन में कोशिश कर रहा है? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और यह 6 kg वेट जो है यह किस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू R1 इज इक्वल टू क्या होगा? R क्रॉस F। यहां से R1 की दूरी निकालेंगे, मतलब K1G इंटू फोर्स, फोर्स R1 है, यही होगा टॉर्क ड्यू टू R1 होगा। K1G दूरी कितनी है? K1G 70 सेंटीमीटर की रॉड थी पूरी। चलो अब देख निकालते चलो। रॉड की पूरी की लेंथ 70 सेंटीमीटर थी, तो सेंटर से दूरी AG की दूरी कितनी है? AG इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर है और एंड से 10 सेंटीमीटर दूरी पर नाइफ लगा हुआ है, यानी कि यह 10 सेंटीमीटर है। तो ये दूरी कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। K1G जो है 25 सेंटीमीटर इंटू R1। ठीक है। साइन थीटा 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है हमारा, एंगल हमारा 90 डिग्री है, इसलिए साइन थीटा 1 होगा। फिर निकाल लो टॉर्क ड्यू टू R2, यह कितना होगा? K2G इंटू R2। ठीक है। K2G फिर से हमारा 25 सेंटीमीटर है इंटू R2। ठीक है। यह भी साइन, साइन क्या होगा?
अच्छा चलो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर साइन को हम लोग पुट करते हैं, फिर टॉर्क ड्यू टू वेट 6 kg वेट जो है उस निकाल देते हैं। ये सी जी डिस्टेंस कितना होगा? ए से जी का डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर था, है ना। ए से जी का डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर था और ए से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे सी को लटकाया गया था। तो सी जी दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सी जी इंटू वेट हमारे पास था 6 kg। सी जी है 5 सेंटीमीटर इंटू 6 इंटू 9.8 पॉइंट 9.8 और हमारा साइन कन्वेंशन क्या था कि पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है। मैं रेड से लिखता हूं फिर। तो यह हमारा पॉजिटिव है टॉर्क, यह टॉर्क भी हमारा पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। क्लियर है? इतनी चीज समझ गए मतलब काम खत्म हुआ हमारा। इतनी चीज समझ गए मतलब क्वेश्चन बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं है समझने में? तो नहीं है। तो हमें किसको किसको प्लस में रखना है? हमारा R1 जो आएगा टॉर्क ड्यू टू R1 यह नेगेटिव आएगा, टॉर्क ड्यू टू R2 पॉजिटिव आएगा, टॉर्क ड्यू टू वेट पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो R1 के बराबर होना चाहिए। बस इतना ही करना है हमें। यानी कि R1 इंटू 25 सेंटीमीटर यह किसके बराबर होगा? R2 इंटू 25 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इंटू 6 इंटू 9.8। तो R1 माइनस R2, 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 0.25 हो जाएगा यह, इज इक्वल टू 0.055 सेंटीमीटर इंटू 6 इंटू 9.8। R1 माइनस R2 हमें मिल जाता है कितना? ये 5 होगा। 6 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा यह? हंड्रेड एंड 17.6। सही किया है क्या मैंने? लग रहा है कुछ गलत हो गया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 12 एच 96, 9 कैरी, 12 इंटू 9 108 प्लस 9 117। ठीक है। R1 माइनस R2 हमारे पास मिल गया 117.6 और R1 प्लस R2 हमारे पास पहले से था। क्या था? R1 प्लस R2 था 98। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 98। यहां से हमारे पास R1 क्या आ जाएगा? 0.65 215 डिवाइड बाई 2 1। कुछ गलत हो रहा है लगता है। कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया दिख रहा है क्या? फाइव 6 9.8। डेसिमल गलत है, 11.76 होना था ना। पॉइंट 76 109.76 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 54.88 न्यूटन। और यहीं से R2 भी हमें क्या मिल जाएगा? 98 माइनस 11.76 डिवाइड बाई 2 जो कि हो जाएगा 86.24 डिवाइड बाई 2।
43.12 न्यूटन। समझ में आई बात? कैसे क्वेश्चन आया, बना समझ में आ रहा है? कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन? बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें नहीं लगी हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा टॉर्क कैलकुलेट किया हमने, यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट किया, और कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा इसका ध्यान रखना है। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा इसका ध्यान रखना है, बस। ठीक इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी है। एग्जाम्पल 7.9 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। A 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor at 1 meter from the wall as shown in the figure. Figure बनाई हुई है यहाँ पे। Find the reaction of the forces of the wall and the floor. और देखो यहाँ हमारी हेल्प करने के लिए सब कुछ बनाया हुआ है। एक रिएक्शन यहाँ पे F है, एक यहाँ पे नॉर्मल है N, है ना। एक फोर्स इस एंड पे लगेगी, एक फोर्स इस एंड पे लगेगी। ये फोर्स F2 इस एंड पे जो लगेगी, ये इसका डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और वेट ऑफ द लैडर नीचे की तरफ काम करेगा इस जगह पे, मिड पॉइंट पे। ठीक है, फिर से हमें कुछ खास नहीं करना है, हमें इस लैडर का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करवा देना है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इस बार देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे चेक करना होगा, है ना। क्योंकि हमारा जो फोर्स है ये तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन चूंकि ये लैडर वॉल पे रेस्ट कर रहा है तो एक फोर्स हमारा इस तरफ भी लग रहा है। इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वह इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, इधर भी एक फोर्स लगेगी, है ना। तो एक्स एक्सिस पे अगर बात करें हम लोग, एक्स एक्सिस पे बात करें तो हमारा यह जो फोर्स F यहां पर है और यह फोर्स F1 यहां पे है, इसी दोनों को इक्वल होना है। F इज इक्वल टू F1। बस ये दोनों कैंसिल आउट यदि हो गया, एक्स एक्सिस पे इक्विलिब्रियम आ गया। और वाई एक्सिस की अगर बात करें तो वाई एक्सिस पे भी बहुत ज्यादा फोर्सेस नहीं है, एक फोर्स यहां नीचे की तरफ है, एक फोर्स यहां पर ऊपर की तरफ है। तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स N है, दिस इज इक्वल टू W, दिस इज इक्वल टू 20 kgs, जो कितना हो जाएगा 20 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 196 न्यूटन। ठीक है, हमारे पास अब दो वेरिएबल बच गए हैं, F1 और F। इनफैक्ट दोनों बराबर है तो एक ही वेरिएबल बचा है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आई यहां तक? अभी तक हमने लीनियर इक्विलिब्रियम या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करवा दिया है। अब आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात। रोटेशनल इक्विलिब्रियम किस पॉइंट के पॉइंट निकालेंगे? किसी भी पॉइंट के पॉइंट निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे किस पे निकालना सबसे सुविधाजनक होगा, सबसे आसान किसके अबाउट निकालना होगा? इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इस पॉइंट पे निकालेंगे तो हमारे पास एक इस W के कारण आएगा टॉर्क, इस N के कारण टॉर्क आएगा, और इस F के कारण भी टॉर्क आएगा। लेकिन यदि इस पॉइंट पे निकाल दें, इस पॉइंट पे यदि हम लोग निकाल दें तो टॉर्क एक W के कारण आएगा और एक F के कारण आएगा, बस इतना ही है ना। और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, जब दो ही है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। इसका इस डायरेक्शन में होगा और W के कारण इस डायरेक्शन में होगा। होगा ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगा। ओके, यहां तक क्लियर है बात? टॉर्क निकाल दो। F1 के कारण कितना टॉर्क होगा? टॉर्क ड्यू टू F1 यह कितना होगा? F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा यही तो है 2√2, जो डायग्राम में दिया हुआ भी है। F1 इंटू 2√2, और ठीक इसी तरह से टॉर्क ड्यू टू W कितना होगा? W इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, इस पर ये डिस्टेंस ले सकते हैं परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा? 1 मीटर का आधा,
ये पूरा 1 मीटर है, उसका आधा हाफ मीटर, 1/2 मीटर, जो कितना हो जाएगा 196 डिवाइड बाई 2। बस इसी दोनों को तो बराबर होना है। F1 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाई 2। यहां से F1 कितना आ गया 196 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट 2। 4 कैंसिल कर दो, ऊपर 49 आता है। यह कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो। यह आता है 34.6 न्यूटन्स। ठीक है, तो हमें F भी मिल गया है, N भी मिल गया है, तो F2 निकालने में कोई परेशानी तो है ही नहीं। कोई परेशानी होगी क्या F2 निकालने में? बिल्कुल नहीं। सिंपल F2 कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, F2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर, जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ F इज 34.6 स्क्वायर प्लस N इज 196 स्क्वायर। यह फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई। और फिर थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर में N आएगा डिवाइड बाय बेस आ जाएगा F, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स 196 डिवाइड बाय 34.6। सिंपल था, कैलकुलेशन सिंपल था। अगर कॉन्सेप्ट से एक बार समझ में आ जाए ना तो आसान है। क्या क्या बातें हो रही है, किस तरह से होना है, ये डायग्राम यदि समझ में आ गया, कैसे कैसे टॉक निकालना है, किसके अबाउट क्या करना है, तो फिर आसान है। हाँ आसान है। एक दो एग्जांपल्स खुद से बनाओगे ना, या इसी दोनों एग्जांपल्स को बिना सॉल्यूशन देखे एक बार देख के समझ लो अच्छे से। चाहो तो लिख भी सकते हो एक बार, लेकिन फिर दोबारा अपने से बनाने की कोशिश करो, बिना सॉल्यूशन देखे बनाने की कोशिश करो। अगर ये दिमाग में सेट हो गया ना, मतलब कॉन्सेप्ट सारे सेटल हो चुके हैं, कुछ भी गचपच नहीं बचा है फिर। ओके, चलो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, अगले वीडियो में कुछ नई चीजें देखेंगे।